बार बार 2013 का मोदी जी का बयान बार बार मुझे याद आता है, जब उन्होंने कहा था मित्रों समस्या सेना में नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी सरकार में है। आज वही चीज़ सामने आ रही है पलट के 12 साल बाद। 12 साल बाद कहते हैं ना रिपीट होती है, सब चीज़ें रिपीट होती हैं धीरे धीरे, जैसे हमारा कुंभ रिपीट होता है और सब चीज़ें रिपीट होती हैं, 12 राशियाँ 12 महीने में रिपीट होती हैं। तो 12 साल बाद वही कहानी रिपीट हो गई कि समस्या सेना में नहीं है। सेना ने तो एक ही दिन में मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था, 3 दिन में तो उनकी खटिया खड़ी कर दी थी अच्छी खासी, लेकिन ना जाने किस दबाव में आ गए। और अब जो ट्रंप ने बोला कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो मैं व्यापार नहीं करूंगा, उसकी परिणति सबको साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका है उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप लगातार दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि ये युद्ध हमने रुकवाया है, भारत और पाकिस्तान को एक महान देश बता रहे हैं, दोनों की तुलना बराबरी पर कर रहे हैं और दोनों के प्रधानमंत्रियों को महान नेता बता रहे हैं। तो शर्मा जी पर इसी चर्चा करेंगे। ट्रंप जिस तरीके से मोदी के दोस्त थे, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मोदी जी को बराबर खड़ा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा खाजा क्या होता है और भाजी क्या होती है, तो मैं उन लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि भाजी का तो मतलब होता है सब्जी, लेकिन खाजा जो होती है एक मिठाई होती है जो यूपी में बनती है। तो मिठाई और सब्जी की बराबरी कर दी। ये अंधेर नगरी चौपट राजा होने की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि हमारा एक थर्ड पार्टी आती है, ट्रंप आके अपना लटकाड़ता है और दोनों को बराबर कर देता है। हम खाजा मिठाई के बराबर महत्वपूर्ण कीमती और एक वो सब्जी के बराबर भाजी के बराबर, वो दोनों को बराबर बैठा दिया उसने, एक ही पलटे में तोड़ दिया, एक ही बराबर कर दिया। टके सिर भाजी है, टके सिर ही खाजा है, जो लेना वो ले लो, मेरी तरफ से दोनों व्यापार करोगे तो तुम ठीक है। और अगली बार उसने जो नया ट्वीट दिया उसमें क्या कहा, अगर आप दोनों युद्ध नहीं रोकोगे तो मैं आपसे व्यापार बंद कर दूंगा, अगर आपको व्यापार करना है तो युद्ध रोकना पड़ेगा। साफ साफ दिखा दिया कि मेरे लिए व्यापार महत्वपूर्ण है। व्यापार की भी बात जैसे सामने आई, जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनसे उन्होंने कहा है कि भारत में जो अपना जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे आप बंद कर दीजिए। वो इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं एप्पल को मैं मना कर दूंगा। और एप्पल में इतनी हिम्मत है नहीं कि राष्ट्रपति की आदेश की अवहेलना कर सके। अगर वो यहाँ फैक्ट्री लगती तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलता, कहीं ना कहीं से हमारे को फॉरेन करेंसी भी आती, सब चीजों में बढ़ोतरी होती, लेकिन वो लाखों करोड़ की कंपनी बनती हो। अब लेकिन साफ साफ उन्हें निर्देश दे दिया गया कि आपने इसमें फैक्ट्री नहीं लगानी है। इसका मतलब सीधा सीधा धीरे धीरे आपकी बात जो है वो मरोड़ी जा रही है। पहले से लगी उसे भी हटाने के लिए कह दिया है। तो इसीलिए बस आपको पता चल जाता है, इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगातार धीरे धीरे बाह मरोड़ी जा रही है। ये जो बड़बोलेपन का नतीजा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे लगातार मोहन भागवत जी, हमारे अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कह रहे थे पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, अगर कोई समस्या होती है तो वो समस्या बिना भारत की मध्यस्थता के सुलझ नहीं सकती। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के लिए आज मोदी जी का रुख करता है। तो उन्होंने वो दिखा दिया, मोदी जी का रुख करता है, अमेरिका का रुख करता है। आज तुम देख लो किसमें कितना दम है, 56 इंची तुम हो या 56 इंची मैं हूँ। कहाँ पापा वार रुकवा रहे थे रूस और यूक्रेन की, और वो पापा के बड़े वाले पापा ने आके सीधा 1 मिनट में लटकाड़ा। 72 घंटे हमारा सिर्फ चला युद्ध, 72 घंटे आके लटकाड़ दिया, ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट को मानते हुए दोनों ने अपने पक्ष से युद्ध विराम भी कर दिया। और उसके 12 घंटे बाद जाके वो दे रहे हैं कि सफाइयाँ कि नहीं ऐसा नहीं था, हमारी तो रात भर चली बैठकों के बाद ये नतीजा लिया गया। अगर पाकिस्तान बैकफुट पे था भी तो आपने क्यों हाथ पीछे खींचे? नहीं खींचने चाहिए थे। जब हम लगातार बढ़त पे हैं, लगातार हम उसके सीने पे चढ़ के उसका टेटुआ दबा रहे हैं, तो आपको पीछे हटने की जरूरत क्या थी? आप तो हमेशा के लिए उस राड़ को खत्म कर दे, क्योंकि पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान दुम दबा के भागेगा तो भी उसकी दुम टेढ़ी आएगी टांगों के बीच में, और पाकिस्तान हमें देख के गुर्राएगा तो भी उसकी पूंछ है घूम के घूमेगी, सीधी कभी नहीं होगी। तो इस बार अच्छा खासा मौका था, तमाम जनता तमाम देश आपके साथ थी, सेना आपके साथ पूरी तरह मौजूद है, हर चीज आपके साथ थी, आप उसकी दुम काट के ही खत्म करते ना, लेकिन आपने फिर वही मौका गवा दिया। जब से अभी पिछले दिनों सऊदी अरेबिया भी आए थे वो, है ना, तो 3-4 जगहों पर गए, तब से लगातार वो बोल रहे हैं, बार बार ये दोहरा रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी, और अपने देश की तरफ से मोदी जी कोई बयान नहीं दे रहे हैं उसको? देंगे भी नहीं, वो देंगे भी नहीं, क्योंकि आज जो हमारी विदेश नीति है वो मैं साफ साफ कहता हूँ, अब तो साफ साफ ही लगता है कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया ही शायद इसलिए गया था कि ट्रंप साहब आएंगे, हमारी विदेश नीति तय करेंगे, हमारी युद्ध नीति तय करेंगे, हमारी व्यापार नीति तय करेंगे। 3 चीजों पे साफ साफ हमला आपने देख लिया। विदेश नीति में हमने किससे संबंध रखने, किससे नहीं संबंध रखने, उन्होंने डिक्लेरेशन देनी शुरू कर दी। आप यहाँ से तेल नहीं खरीदोगे, आप वहाँ से माल नहीं खरीदोगे, आपके यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगी। युद्ध नीति थी, युद्ध फौरन रुकवा दिया। रणनीति हमारी विदेश नीति वो बता रहे हैं कि आज हम किसका समर्थन करें और किसका विरोध करें। अभी IMF की बात करते हैं, इसी बात में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीचों बीच IMF की बैठक थी, $1 बिलियन का इसको ऋण स्वीकृत होना था पाकिस्तान को। भारत ने जो विदेश नीति पे इतनी विफलता दिखाते हुए 2-4 लोगों को अपने साथ मिलाने के बदले उस मीटिंग से बायकॉट ही कर दिया। बायकॉट कर दिया तो आपका वोट नो में भी तो जा सकता था, आपने वोट नो में भी नहीं डाला। एक तरफ कहते हैं आप हमें उसे आर्थिक चोट देंगे, दूसरी तरफ आप बायकॉट करके और बाहर निकल गए। अनुपस्थित रहने का सीधा मतलब है कि वोट उसके फेवर में चला गया, हो गया विदेश नीति का संचालन।
डंका बज रहा है, मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है। अब जिस तरीके से युद्ध के बाद तुर्की उनके सपोर्ट में आ गया है, तुर्की दिखाया जा रहा है, उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है। तुर्की भी पीछे आ जाए, अजरबैजान आ जाए, हैसियत क्या है इन लोगों की? क्या हैसियत है? तुर्की देश कितना बड़ा है सर, कितना बड़ा देश है। हमारे 2 स्टेट मिला लोगे तो अकेला वो तुर्की, एक स्टेट में तुर्की खत्म हो जाएगा और एक स्टेट में यूपी में ही पाकिस्तान खत्म हो जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक हवा हवाई वाली बातें होती हैं। ऐसा होता है जब ये नेतृत्व कमजोर होता है ना, जब जिगरा कमजोर होता है तो आदमी जो है ना पटाखे की आवाज से भी डर जाता है और उसे गोली समझ लेता है। ये सबको एक इंसिडेंट याद आ जाएगा, बहुत दिन पहले की बात है। अब आपको एक और बात याद दिला देता हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब गए थे ना दौरे पे, 1.5 किलोमीटर दूर किसान थे, रास्ता रोके खड़े थे और वो वहीं रुक गए थे। और उसके बाद वहां से वापस क्या कहते हुए कहते, अपने मुख्यमंत्री को बता देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। तो भाई साहब ये जिगरा होता है। और एक हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, मेरे लहू का एक एक कतरा देश के काम आ गया है, अगर मैं मर भी जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे लहू का एक एक कतरा देश की तरक्की में योगदान देगा, देश के विकास में योगदान देगा, कोई नहीं। और दूसरी चीज, जब उनके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मारा था, उनको खुफिया इनपुट थे कि ये सिख आपके साथ थोड़े से नाराज हो रहे हैं, ये कुछ भी हरकत करते हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा गलत मैसेज नहीं दूंगी, तमाम सिख कौम को ऐसा मैं गलत मैसेज नहीं दूंगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने फिर भी, उन्हें पता था कि मेरे ऊपर खतरा है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी इसी को कहा जाता है, उन्होंने अपनी सुरक्षा में से उनको हटाने नहीं दिया था। हालांकि उसी का शिकार हुई, लेकिन इसे कहते हैं जीदारी, इसे कहते हैं दिलेरी। ट्रंप जिस तरीके से अभी कमेंट कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उस इंदिरा गांधी के टाइम पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें बिल्कुल बहुत सारी बातें कही थी उस वक्त। हाँ, तो उस तरह और युद्ध नहीं रोका गया था। आप कैसे देखते हैं दोनों की तुलना कैसे? उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन थे और निक्सन ने उनको फोन करा था, निक्सन से मिलने गई थी, निक्सन ने पहले उनको वेट कराया, अमेरिका गई थी इससे पहले की बात, उन्होंने वेट कराया, उसके बाद उन्होंने दोबारा उनसे काफी देर बाद मुलाकात करी और उनको थोड़ा सा हाशिए पे रख दिया था इंदिरा गांधी जी को। वापस देश में आई थी, हमारे देश में युद्ध छिड़ चुका था, वहीं से निक्सन साहब का फोन आया, 45 मिनट उन्होंने होल्ड पे डाल दिया, बात नहीं करी, फोन कटा, दोबारा उसके बाद फोन आया, उन्होंने फोन नहीं सुना, 3 बार उनका फोन डिनाई करके 4थी बार सुना, उन्होंने सीधा कहा मैडम ये रोक दीजिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मैं अपना 7वां बेड़ा यहाँ से भेज रहा हूँ। 2 टूक 2 ही बातें कही थी, 7वां छोड़ो, 17वां, 8वां, 9वां, 10वां जितने बेड़े आपके पास भेज दो, ये युद्ध अब नहीं रुकेगा, और फोन रख दिया था। और उसकी परिणति सबने देखी है। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हो गया। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके सबसे शानदार, सबसे फास्ट डिलीवरी आज तक जो करी हुई है पूरे विश्व में, वो 13 दिन में डिलीवरी ये हुई कि 13 दिन में पाकिस्तान को बच्चा पैदा करके एक नया बांग्लादेश बना दिया था। जब बात करिए अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने भी ऐसे ही के बाद बिल्कुल अमेरिका की मतलब जो बात नहीं सुनी थी, बिल्कुल नहीं सुनी। अटल बिहारी जी की मैं इस मामले में तारीफ करूंगा। अटल बिहारी जी ने परमाणु परीक्षण करा था, पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब दूसरा परीक्षण करा था, उनके ऊपर भी तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई थी। उन्होंने कहा था ये बंदिशें हम झेल लेंगे, देशवासियों मेरे साथ हो, तमाम देशवासियों ने कहा हम साथ हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अमेरिका ने तमाम तरह की व्यापारिक बंदिशें हमारे ऊपर लगाई थी। परमाणु परीक्षण जब हमने करा था भारत में, दूसरा परमाणु परीक्षण, पहला 1974 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही हो चुका था, दूसरा परमाणु परीक्षण अटल जी के टाइम में हुआ था। वो तमाम विपक्षी, अमेरिका ने, यूरोप ने, यूएस, सब ने, उन्होंने कहा हम प्रतिबंध लगाएं, लगाते रहो, मैं चिंता नहीं करता। ये चीज़ होती है, ये होता है वास्तविक हो, जब हमें पता हो हमारी 140 करोड़ हमारी जिंदा हमारे साथ खड़ी है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है सर? हमारी सेना हमारी कम है क्या? 16 लाख 15.5 लाख की आज हमारी सेना जो है मौजूद है संख्या बल के हिसाब से। हमारे पास INS विक्रांत भी, INS विराट भी है, सबमरीन भी है, हर चीज़ में हम अव्वल हैं। विश्व की दूसरे तीसरे नंबर पे हमारी वायुसेना आती है, थल सेना और दूसरे नंबर पे आती है, हर चीज़ में मजबूत हैं। लेकिन सेना क्या करेगी जब सेनापति ही कायर और कमजोर हो? कौरवों के सेनापति कौन थे? लगातार 18 दिन में करीब 5 या 6 सेनापति उनके बदल गए थे। कौरवों के पास सेना की कोई कमी नहीं थी, सेना 18 अक्षोषणी सेना थी। पांडवों का सेना कौन कर रहा था नेतृत्व? उधर से आ रहे थे श्री कृष्ण थे और उनके और लोग थे जिन्होंने सही दिशा दिखाई अपने उनको, और उधर से कौरवों की तरफ से कौन थे? सारे के सारे अक्षम लोग थे। तो जाहिर सी बात है 18 अक्षोषणी सेना क्या करेगी 2 के आगे? सबको पता है ना पांडव जीत गए। तो इसे जिगरा कहते हैं, इसे दिलेरी कहते हैं। जो कभी हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक वाणी कही थी, सवा चिड़िया नाला बाज लड़ावा, सड़ावा लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। उन्हें पता था कि मैं अगर आगे चलूंगा तो मेरे पीछे सेना में अपने आप मनोबल बढ़ जाएगा। अभी हमने एक बीजेपी समर्थक से बात की थी, तो हमने उनसे यही पूछा कि जब ट्रंप जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप ट्रंप की सुन क्यों रहे हो? आप घर की लड़ाई है, आप अपने परिवार के मुखिया की सुनो, बाहर की पड़ोसी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही दिक्कत है ना, मुसीबत तो यहाँ है ना, नेतृत्व में मुसीबत है। बार बार 2013 का मोदी जी का बयान बार बार मुझे याद आता है, जब उन्होंने कहा था मित्रों समस्या सेना में नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी सरकार में है। आज वही चीज सामने आ रही है पलट के 12 साल बाद। 12 साल बाद कहते हैं ना, रिपीट होती है, सब चीजें रिपीट होती हैं धीरे धीरे, जैसे हमारा कुंभ रिपीट होता है और सब चीजें रिपीट होती हैं। 12 राशियां 12 महीने में रिपीट होती हैं, तो 12 साल बाद वही कहानी रिपीट हो गई कि समस्या सेना में नहीं है। सेना ने तो एक ही दिन में मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था, 3 दिन में तो उनकी खटिया खड़ी कर दी थी अच्छी खासी, लेकिन ना जाने किस दबाव में आ गए। और अब जो ट्रंप ने बोला कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो मैं व्यापार नहीं करूंगा, उसकी
इसकी परिणति सबको साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ से हमारे अंबानी साहब ट्रम्प से मिलने पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई पेच फंसे हुए ना, कहीं ना कहीं तो कोई सिंह फंसे हुए हैं कि जिसकी वजह से इन्हें अपने N1 N2 जैसे हैं उसी तरह A1 A2 हैं अडानी और अंबानी, इन्हें बचाने के लिए कुछ भी है, देश को भी ताक पे रख सकते हैं। अब यकीन हो गया है। अंबानी जी तो अभी मिलकर आए हैं। हाँ जी, ट्रम्प से, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ व्यापार अलग है और अमेरिका कहीं बढ़त बना रहा है? सर व्यापार क्यों, हमारे पास व्यापार की क्या कमी है, हमारे पास देश में क्या कमी है? यही इलाका जो है पुरानी दिल्ली का, ये बाल सिटी इलाका जिसे हम कहा जाता है, तमाम सारे होलसेलर यहाँ बैठे हैं, करोड़ों रुपए का रोज का GST दे रहे हैं। और जब देश हित में बात आएगी, आप एक बार आवाज तो करके देखो कि देश हित में हमें पैसे की जरूरत है, लोग अपने खजाने खोल देते हैं। देश हित की जब बात आती है सब कुछ भूल जाते हैं। कोरोना काल में सबने देखा है, कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था, मोदी जी ने आह्वान करा भाई PM केयर फंड बना रहा हूँ, पैसा चाहिए। तमाम लोगों ने पैसा दिया या नहीं दिया? छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें तोड़ के, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए, सबने दिए, क्या कि देश इस महामारी से किसी तरह से पार पा सके। लेकिन उनका तब बदलने का तरीका क्या था? वो तब भी थाली थाली बजवा रहे थे, मोमबत्तियां जलवा रहे थे। उस पैसे का क्या उपयोग हुआ आज तक कोई नहीं जानता। PM केयर फंड को प्राइवेट कर दिया गया है, कितना उसमें आया कोई नहीं जानता, कितना उसमें से खर्च हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ दो लोगों के पास एक्सेस है, होम मिनिस्टर के पास और हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास। कितना आया कितना गया है सिर्फ उन दोनों के पास, तीसरे का अकाउंट की एक्सेस नहीं है। तो आज भी आप आह्वान करिए, हमने पहले दिन से ही कहा था पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद कर दीजिए, इसे मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए, तन से मन से धन से हम आपके साथ हैं, जैसी जरूरत है वैसे हाजिर है। पेट्रोल 100 की जगह 150 कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश हित में एक बार कहिए कि देश हित में मुझे 50 रुपए पेट्रोल के बढ़ा रहा हूँ और मैं पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लो जी, मेरे 10 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ, मैं 20 लीटर भरवाऊंगा, पेट्रोल खामा मैं फूंक दूंगा, जबरदस्ती फूंक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, देश हित में पैसा तो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आखिरी सवाल शर्मा जी, सोफिया कुरैशी को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उनके मुस्लिम होने को लेकर, क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता ही निशाना बना रहे हैं। विजय शाह, पुराना इतिहास रहा है उनका, तो बीजेपी को मैं इसीलिए नहीं कहता कि बेहद जलील पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है, इतिहास भरा पड़ा है। सिर्फ एक विजय शाह की आप क्या बात करें, इनमें तो तमाम नेताओं के आप बयान देखिए, सबके बयान एक। जब इनका टॉप ऑर्डर क्या कहता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, भूरी काकी, जब इनका टॉप ऑर्डर ये बातें बोलेगा, दीदी ओ दीदी, जब इनके टॉप ऑर्डर ये महिलाओं की सम्मान नहीं करते, महिलाओं की इज्जत नहीं करते, तो फिर ये छोटे वाले क्या करेंगे? छोटे वाले क्या करेंगे? जब इनका टॉप ऑर्डर जाके 2800 महिलाओं के यौन शोषण के कंधे के हाथ रख के वोट मांगते हैं, यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे हाथ रख के वोट मांगते हैं, इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी है, वो मजाक है क्या? 2800 महिलाओं के साथ उसने गलत काम करा, तो फिर छोटे वालों की हिम्मत अपने आप ही बढ़ेगी। कभी किसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इनका बलात्कारी भरे पड़े, FIR हुई है, कुछ भी नहीं होना उसका। जब उस बंदे की हैसियत देखी कि उसने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी दी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया था, तो फिर कैसे इनकी सोच हो सकती?